हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डाइवर्जेंस के बारे में, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड या फिर जो डाइवर्जेंस होता है उसका मतलब क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ आपको डाइवर्जेंस के बारे में। जो डाइवर्जेंस होता है वो एक पॉइंट का फंक्शन होता है। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं डाइवर्जेंस। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मुझे डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना हो तो पॉइंट के अक्रॉस मैं कंसिडर करूँगा इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम, और वो जो इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम होगा उसमें मैं देखूंगा कि नेट आउटगोइंग फील्ड कितनी है, और वो जो नेट आउटगोइंग फील्ड होगी उसको मैं डिवाइड कर दूंगा इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम के साथ, जिसके वजह से वो पर्टिकुलर पॉइंट का जो डाइवर्जेंस होगा वो हमें मिल जाएगा। तो जो डाइवर्जेंस होता है वो एक फंक्शन होता है पॉइंट का। डाइवर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम, और वो इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम में हम लोग देखते हैं नेट आउटगोइंग फील्ड कितनी है, और वो जो नेट आउटगोइंग फील्ड होती है उसको हम लोग यूनिट वॉल्यूम से कर देते हैं डिवाइड। मतलब हमने जो वॉल्यूम कंसीडर किया है उससे हम लोग कर देते हैं डिवाइड, जिसकी वजह से पॉइंट का जो डाइवर्जेंस होता है वो हमें मिल जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग कंसीडर करेंगे जिसकी वजह से जो डाइवर्जेंस का जो कॉन्सेप्ट होगा हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है वेक्टर फील्ड, और ये जो वेक्टर फील्ड है वो है वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने जो वेक्टर फील्ड कंसीडर किया है वो है वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। ये वेक्टर फील्ड वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, और ये मैथमेटिकली हमने उसको कुछ इस तरीके से शो किया है। वेक्टर फील्ड एक्स और वाई, वेक्टर फंक्शन एक्स और वाई, ये बराबर में होगा हाफ इंटू जे कैप। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो वेक्टर फील्ड में ये जो एरो है वो इंडिकेट कर रहा है, ये जो एरो की जो लेंथ है वो हमें इंडिकेट कर रही है मैग्नीट्यूड वो वेक्टर फील्ड का। लेंथ ऑफ द एरो इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर फील्ड। तो यहाँ पर ये जो लेंथ है एरो की वो है कांस्टेंट, तो यहाँ पर जो वेक्टर फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट होने वाला है, जो कि ये मैथमेटिकल रिलेशन भी शो कर रहा है। और यहाँ पर हम लोग हमारा जो फिजिकल इंट्यूशन है उसके हेल्प से भी हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एरो की लेंथ कांस्टेंट है, जिसके वजह से जो वेक्टर फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो है कांस्टेंट। तो मान लेते हैं पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट के अक्रॉस मुझे फाइंड आउट करना है डाइवर्जेंस। तो मैं क्या करूंगा, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसके अक्रॉस मैं ड्रॉ करूंगा इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम। ये पर्टिकुलर पॉइंट के अक्रॉस मैं ड्रॉ करूंगा इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम, या फिर बोल सकते हैं पॉइंट वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका भी हो सकता है, स्फीयर का हो सकता है, क्यूबॉइड का हो सकता है, क्यूब का हो सकता है, कोई भी वॉल्यूम हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, मगर वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम। तो यहाँ पर वॉल्यूम ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर मैंने ये जो रेड कलर का जी रीजन है वो हमें इंडिकेट कर रहा है इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम। तो जो रेड कलर का रीजन है वो हमें इंडिकेट कर रहा है इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम। तो जो रेड कलर का जो रीजन है, अगर इसमें अगर हम लोग देखें जो नेट आउटगोइंग फील्ड होगी वो होगी जीरो, क्योंकि जितनी जो इनकमिंग वेक्टर फील्ड है सेम अमाउंट में आउटगोइंग वेक्टर फील्ड भी उतनी है। जितनी इनकमिंग वेक्टर फील्ड है उतनी आउटगोइंग वेक्टर फील्ड है, जिसकी वजह से पॉइंट का जो डाइवर्जेंस होगा वो होगा जीरो। सिमिलरली अगर हम लोग ये वाले पॉइंट का डाइवर्जेंस फाइंड आउट करें तो हम लोग ड्रॉ करेंगे इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम। तो अगर ये इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम में अगर हम लोग देखें जितनी इनकमिंग वेक्टर फील्ड है उतनी आउटगोइंग वेक्टर फील्ड है, तो जो पॉइंट का जो डाइवर्जेंस होगा वो होगा जीरो। सिमिलरली एक और एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, ये पर्टिकुलर पॉइंट का हमें फाइंड आउट करना है डाइवर्जेंस। तो ये पॉइंट के अक्रॉस हम लोग कंसिडर करेंगे इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम। तो जो इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम में जो इनकमिंग वेक्टर फील्ड और जो आउटगोइंग वेक्टर फील्ड है दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो है सेम, जिसकी वजह से पर्टिकुलर पॉइंट का जो डाइवर्जेंस होगा वो होगा जीरो। तो अगर हम लोग देखें इनकमिंग वेक्टर फील्ड और आउटगोइंग वेक्टर फील्ड एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में अगर सेम होती है, एक इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम में अगर सेम होती है, तो उस केस में जो पॉइंट का जो डाइवर्जेंस होता है वो होता है जीरो। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो वेक्टर फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो है कांस्टेंट। और यहाँ पर हमारे फिजिकल सेंस के हेल्प से भी हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर ये जो एरो की जो लेंथ है वो है सेम, जिसकी वजह से जो वेक्टर फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर देखिए, अगर ये वेक्टर फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट नहीं होता तो उस केस में क्या होता। तो ये जो वेक्टर फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता, सबसे पहले जो वेक्टर फील्ड हो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, तो ये वेक्टर फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट नहीं होता तो उस केस में जो वेक्टर फील्ड होती वो इंक्रीज करते जाती विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। मतलब वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जैसा हम लोग प्रोपोगेट करते तो जो वेक्टर फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता वो इंक्रीज करता जाता। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली प्रूव करें, मैथमेटिकली शो करें, तो हम लोग मान लेते हैं जो वेक्टर फील्ड है इसका जो फंक्शन है वो है एफ एक्स कॉमा वाई हाफ इंटू जे कैप। यहाँ पर ये जो यूनिट वेक्टर जे कैप है वो इंडिकेट कर रहा है वाई एक्सिस का डायरेक्शन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब वाई की वैल्यू 3 होगी, जब वाई एक्सिस की वैल्यू 3 होगी, तो उस केस में अगर हम लोग 3 को ये यूनिट वेक्टर जे कैप की जगह पुट करें और जब हम लोग आगे सॉल्व करें तो हमें मिलेंगी एक वैल्यू जो कि होगी 1.5। सिमिलरली जब y की वैल्यू 4 होगी और जब हम लोग 4 को यूनिट वेक्टर जे कैप की जगह पुट करें तो हमें एक वैल्यू मिलेगी जो कि होगी 2। सिमिलरली जब हम लोग y की वैल्यू 5 होगी और जब हम लोग वो 5 को यूनिट वेक्टर जे कैप की जगह पुट करेंगे तो उस केस में हमें एक वैल्यू मिलेगी जो कि होगी 2.5। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करते जा रही है जैसे जैसे हम लोग वाई एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते जा रहे हैं। इसका मतलब ये वाली जो वेक्टर फील्ड है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहा है।
और यहाँ पर हम लोग फिगर के हिसाब से भी बोल सकते हैं कि जो एरोज़ की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ करते जा रही है, इसका मतलब ये जो वेक्टर फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इंक्रीज़ करते जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग ये वेक्टर फील्ड का अगर डाइवर्जेंस फाइंड आउट करें, ये वेक्टर फील्ड में हमने कंसीडर किया ये है पर्टिकुलर पॉइंट, ये पर्टिकुलर पॉइंट के अक्रॉस अगर मैं डाइवर्जेंस फाइंड आउट करूँ तो जो इनकमिंग वेक्टर फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कम है, आउटगोइंग वेक्टर फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो ये पॉइंट का जो डाइवर्जेंस होगा वो पॉजिटिव होने वाला है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो वेक्टर फील्ड है वो है कांस्टेंट, जैसे कि मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बोला था। यहाँ पर ये वाली जो वेक्टर फील्ड है वो कांस्टेंट है, जो कि हम लोग मैथमेटिकली भी शो कर सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग देख के भी बता सकते हैं कि जो वेक्टर फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो है कांस्टेंट, क्योंकि एरो की लेंथ कांस्टेंट है। सिमिलरली एक और एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये वेक्टर फील्ड, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये पर्टिकुलर पॉइंट। तो पर्टिकुलर पॉइंट के अक्रॉस अगर हम लोग डाइवर्जेंस फाइंड आउट करें तो हमें कंसीडर करना होगा इनफाइनेटेसिमल वॉल्यूम। तो इनफाइनेटेसिमल वॉल्यूम में अगर हम लोग देखें इनकमिंग वेक्टर फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है, आउटगोइंग वेक्टर फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो जो पॉइंट का जो डाइवर्जेंस होगा वो होगा पॉजिटिव। सिमिलरली एग्जाम्पल 2, यहाँ पर अगर हम लोग ये पॉइंट का अगर डाइवर्जेंस अगर फाइंड आउट करें तो हमें कंसीडर करना होगा इनफाइनेटेसिमल वॉल्यूम, इनफाइनेटेसिमल रीजन, मगर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने ये रीजन को ड्रॉ किया है थोड़ा एनलार्ज करके। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट में अगर हम लोग देखें इनकमिंग वेक्टर फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और आउटगोइंग वेक्टर फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है, तो जो डाइवर्जेंस होगा ये पॉइंट का वो नेगेटिव होगा। अगर इनकमिंग वेक्टर फील्ड और आउटगोइंग वेक्टर फील्ड अगर बराबर में नहीं होती है तो उस केस में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अगर इनकमिंग वेक्टर फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा है तो डाइवर्जेंस पॉजिटिव। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, इनकमिंग वेक्टर फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो उस केस में जो डाइवर्जेंस होगा वो होगा पॉजिटिव, और इनकमिंग वेक्टर फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड अगर जो आउटगोइंग वेक्टर फील्ड होगी, जो आउटगोइंग वेक्टर फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है तो उस केस में जो डाइवर्जेंस होगा वो होगा पॉजिटिव। आपको एक ही चीज़ यहाँ पर याद रखना है, आउटगोइंग वेक्टर फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा होगा तो जो डाइवर्जेंस होगा वो होगा पॉजिटिव आउटगोइंग वेक्टर फील्ड, और अगर आउटगोइंग वेक्टर फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर कम होगा तो उस केस में जो डाइवर्जेंस होगा वो होगा नेगेटिव। तो यहाँ पर हमने ये वाला एग्जाम्पल कंसीडर किया, ये पर्टिकुलर पॉइंट हमने कंसीडर किया। तो अगर हम लोग देखिए पॉइंट का अगर हम लोग डाइवर्जेंस फाइंड आउट करें तो जो इनकमिंग वेक्टर फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, आउटगोइंग वेक्टर फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है। आउटगोइंग वेक्टर फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है, इसका मतलब डाइवर्जेंस नेगेटिव है ये पॉइंट का। सिमिलरली अगर हम लोग ये पॉइंट का डाइवर्जेंस अगर फाइंड आउट करें तो हमने कंसीडर किया ये इनफाइनेटेसिमल रीजन, तो जो इनकमिंग वेक्टर फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और जो आउटगोइंग वेक्टर फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कम है, तो ये वाले केस में भी जो डाइवर्जेंस होगा वो होगा नेगेटिव। तो अगर आउटगोइंग वेक्टर फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड अगर कम होता है तो जो डाइवर्जेंस होगा वो होगा नेगेटिव, अगर आउटगोइंग वेक्टर फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है तो उस केस में जो डाइवर्जेंस होगा वो होगा पॉजिटिव। सिमिलरली अभी हम लोग देखेंगे कि मैथमेटिकली हम लोग डाइवर्जेंस को कैसा शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये वेक्टर फील्ड कंसीडर की, और हम जब आगे डील करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कंसेप्ट से तो हम लोग कुछ इस तरीके की वेक्टर फील्ड कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर ये वाली जो वेक्टर फील्ड है इसको हमने मैथमेटिकली शो किया, ये बराबर में एक्स कॉमा वाई के, और ये बराबर में 1/3 एक्स इंटू आई कैप प्लस 1/3 वाई इंटू जे कैप। मतलब ये जो वेक्टर फील्ड का जो मैथमेटिकल फंक्शन है वो ये है। तो अगर हम लोग ये जो वेक्टर फील्ड है अगर इसका हम लोग डाइवर्जेंस फाइंड आउट करें वेक्टर फील्ड में किसी भी एक पॉइंट का जो डाइवर्जेंस फाइंड आउट करें तो पॉइंट के लिए जो डाइवर्जेंस होगा वो होगा पॉजिटिव, क्योंकि जो आउटगोइंग वेक्टर फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द इनकमिंग वेक्टर फील्ड, तो पॉइंट का जो डाइवर्जेंस होगा वो होगा पॉजिटिव। तो जो डाइवर्जेंस होता है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डाइवर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर फंक्शन अलॉन्ग विद द डेल ऑपरेटर। यहाँ पर ये जो ऑपरेटर होता है इसको हम लोग बोलते हैं डेल ऑपरेटर, और ये बराबर में होता है यूनिट वेक्टर आई कैप पार्शियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस यूनिट वेक्टर जे कैप पार्शियल विद रेस्पेक्ट टू वाई प्लस यूनिट वेक्टर के कैप पार्शियल विद रेस्पेक्ट टू जेड। तो जो डाइवर्जेंस होगा कोई भी वेक्टर फंक्शन का बराबर में होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर फंक्शन अलॉन्ग विद द डेल ऑपरेटर। तो यहाँ पर हमें वेक्टर फंक्शन दिया गया है मैथमेटिकली जो कि कुछ इतना है 1/3 इंटू एक्स इंटू आई कैप प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू वाई इंटू जे कैप। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वेक्टर फंक्शन होगा उसके जगह हम लोग पुट कर देंगे 1/3 एक्स आई कैप प्लस 1/3 वाई इंटू जे कैप, यूनिट वेक्टर जे कैप, और यहाँ पर ये होगा यूनिट वेक्टर आई कैप। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डेल ऑपरेटर है डेल ऑपरेटर के जगह हम लोग पुट करेंगे यूनिट वेक्टर आई कैप पार्शियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस यूनिट वेक्टर जे कैप पार्शियल विद रेस्पेक्ट टू वाई प्लस यूनिट वेक्टर के कैप पार्शियल विद रेस्पेक्ट टू जेड। ये वाला जो टर्म होगा इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो मैथमेटिकल फंक्शन है उसमें कोई के कैप की वैल्यू नहीं दी गई है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें परफॉर्म करना है डॉट प्रोडक्ट ये वाले टर्म का और ये वाले टर्म का। जब हम लोग यूनिट वेक्टर आई कैप पार्शियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जब ये वाले टर्म का और जब ये वाले टर्म का हम लोग जब डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे तो उस केस में जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसकी एक सर्टन वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी।
मगर जब हम लोग ये वाले टर्म और ये वाले टर्म का जब डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे तो उस केस में जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि यूनिट वेक्टर आई कैप डॉटेड विद यूनिट वेक्टर जे कैप वो हो जाता है 0। सिमिलरली जब हम लोग ये वाले टर्म और ये वाले टर्म 1/3 एक्स इंटू आई कैप जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे तो जो वैल्यू होगी वो होगी 0। सिमिलरली जब ये वाला टर्म और ये वाले टर्म का डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे तो जो वैल्यू होगी वो होगी नॉन जीरो, जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो होगा नॉन जीरो। तो जब इसको हम लोग आगे कंप्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ 1/3 ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ 1/3 ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू वाई। तो जब इसको हम लोग आगे कंप्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/3 प्लस 1/3, तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा 3 + 3 डिवाइडेड बाय 9 जो कि हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वेक्टर फील्ड का जो डाइवर्जेंस होगा किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के साथ एसोसिएटेड वो होगा 2/3। तो अब तक हमने डाइवर्जेंस से क्या डिस्कस किया, हमने डाइवर्जेंस से हमने क्या समझा। डाइवर्जेंस सबसे पहला एक पॉइंट का फंक्शन होता है। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमें फाइंड आउट करना हो डाइवर्जेंस तो पॉइंट के अक्रॉस हम लोग ड्रॉ करते हैं इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम और हम लोग देखते हैं वो इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम में आउटगोइंग वेक्टर फील्ड कितनी है। अगर आउटगोइंग वेक्टर फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में डाइवर्जेंस पॉजिटिव होगा। आउटगोइंग वेक्टर फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर कम होगा तो जो डाइवर्जेंस होगा वो होगा नेगेटिव। अगर हम लोग वो आउटगोइंग वेक्टर फील्ड को अगर हम लोग डिवाइड कर दे वो इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम के साथ जो कि हम लोग वो पॉइंट के अक्रॉस कंसीडर कर रहे हैं तो उस केस में हम लोग डाइवर्जेंस को मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।